नमस्कार। सप्ताह 6 में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कैसे इंटरफ़ेस जो कि अंतरफलक या संपर्क बिंदु होता है, किसी भी मानव केंद्रित सिस्टम को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। हमने डिस्कस किया था कैसे कंसेप्चुअल मॉडलिंग हमें एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्शन बनाने में मदद करता है किसी भी मानव केंद्रित सिस्टम जो हम बनाना चाहते हैं। हमने उसके अलग-अलग परिप्रेक्ष्य के बारे में भी बात की थी और इंटरफ़ेस में हमने ये भी डिस्कस किया था कैसे अलग-अलग तरीके के जो इंटरैक्शन टाइप्स होते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड हो, निर्देशन बेस्ड हो, चाहे वो कन्वर्सेशन बेस्ड हो, संवाद बेस्ड हो, चाहे वो मैनिपुलेशन या हस्तक्षेप बेस्ड हो, और कैसे आप अन्वेषण या एक्सप्लोरिंग बेस्ड हो। और उसी तरीके से हमने अलग-अलग जो रिस्पॉन्ड बेस्ड हो, अलग-अलग तरीके के जो इंटरेक्शन टाइप्स हैं, कैसे हम उसको सपोर्ट करते हैं अलग-अलग तरीके के इंटरफेस के माध्यम से। हमने बात की थी कैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें मदद करता है, कैसे कमांड लाइन इंटरफेस मदद करता है, कैसे नेचुरल यूज़र इंटरफेस मदद करता है, कैसे टेंजिबल यूज़र इंटरफेस मदद करता है। हमने वीआर इंटरफेस और एआर इंटरफेस के बारे में भी बात की थी। तो एक तरह से जो अलग-अलग इंटरफेस हैं, अलग-अलग इंटरेक्शन टाइप को सपोर्ट करते हैं, और कभी-कभी हम एक से ज़्यादा भी इंटरफेस, एक से ज़्यादा इंटरेक्शन को सपोर्ट करने के लिए उसके कॉम्बिनेशन में उसका यूज़ करते हैं। तो इस सप्ताह में हम डेटा की ज़रूरतें, उनको इकट्ठा कैसे करना है, कैसे नीतिगत और फेयर तरीक़ों से हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, उसका अन्वेषण कैसे करना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और कैसे यह एक मानव केंद्रित सिस्टम बनाने के लिए अहम भूमिका निभाता है, इस पे अभी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था कि हम अलग-अलग इंटरफेस और इंटरेक्शन टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। हमने कंसेप्चुअल मॉडलिंग एस्पेक्ट ऑफ इंटरफेस बात की थी, और कैसे कॉग्निटिव एस्पेक्ट हमें एक अच्छा इंटरफेस, सिंपल और सहज इंटरफेस बनाने में मदद करता है। और हमने अलग-अलग टूल्स के माध्यम से भी इसके बारे में सीखने की कोशिश की थी। तो चलिए, यह इस सप्ताह की रूपरेखा है। हम डेटा ज़रूरतें की बारे में बात करेंगे। किस तरह के डेटा की ज़रूरतें हैं, किस तरह का डेटा इकट्ठा होता है, किस तरह का डेटा हम अलग-अलग स्टेजेस में यूज़ करते हैं जब भी हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइन प्रोसेस की बात करते हैं। जब हम एक ओवरऑल सिस्टम बनाने की बात करते हैं तो किस तरह का डेटा इकट्ठा होता है, कैसे उसको इकट्ठा करते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। डेटा एनालिसिस, जब एक बार डेटा अलग-अलग तरीके का डेटा, अलग-अलग उपयोगकर्ताओं का डेटा आपके समक्ष होता है, तो कैसे आप उसको यूज़ करते हैं, कैसे उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम एक केस स्टडी के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे, और एक ट्यूटोरियल में हम डेटा गैदरिंग और उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और चूँकि जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उन डेटा को इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग नैतिक पक्ष होते हैं। तो उसके लिए हम आईआरबी, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के बारे में डिटेल में चर्चा भी करेंगे। और फाइनली हम असाइनमेंट के माध्यम से आपको इसमें मदद करेंगे कि जो भी चीज़ें आपने सीखी उसको आप यहाँ पे अपने आप को मूल्यांकन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा की महत्ता क्या है एससीआई में। तो डेटा एक तरह से फंडामेंटल होता है अपने अलग-अलग जो उपयोगकर्ता हैं उनकी ज़रूरतों को समझने में, और जो डिज़ाइनर होता है उनको बताने में कि किस तरह का उनको डिसीजन लेना है, किस तरह का इंटरफेस लेना है, किस तरह का इंटरेक्शन टाइप यूज़ करना है, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से हमें ये मददगार साबित होता है किस तरह का डेटा चाहिए, किस तरह के ऑब्जेक्टिव को पूर्ण करने के लिए। तो अलग-अलग डेटा को कलेक्ट करने के लिए अलग-अलग तकनीकी होंगी। तो अलग-अलग हम तकनीकी की बात करेंगे अलग-अलग डेटा को इकट्ठा करने के लिए। और एक बार जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा अलग-अलग तरीके का, तो अब हम अलग-अलग मेथड्स के द्वारा, अलग-अलग टेक्निक्स के द्वारा उससे इंसाइट निकालने की कोशिश करेंगे। और इसमें की कंसिडरेशन, जैसा कि हमने बोला, इनकी नीतिगत पहलू है, और कहीं ये पक्षपातपूर्ण तो नहीं है, यह कितना फेयरनेस है, कितना पारदर्शी है, और अकाउंटेबिलिटी किसकी है,
कितनी है, कौन इसके लिए किसके ऊपर इसकी अकाउंटेबिलिटी है, इस बारे में बात करेंगे। चूँकि हम अलग अलग डेटा इकट्ठा करेंगे, अलग अलग डेटा का यूज़ करेंगे, तो आज के टाइम पे जब भी उपयोगकर्ता अलग अलग तरीके से अपने डेली रूटीन में अलग अलग तरीके से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करता है, तो ये बिग डेटा भी एक तरह से अलग अलग डिसीजंस लेने में, अलग अलग रिकमेंडेशन मेथड्स बनाने में, अपने यूज़र को समझने में, उनकी ज़रूरतों को समझने में और मदद करता है। क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से, रियल टाइम डेटा, डाइवर्सिटी, विविधता और फील्ड स्टडी के माध्यम से भी हम अलग अलग चीज़ों को समझेंगे। तो डॉन नॉर्मन ने बोला था, यूज़र रिसर्च इज़ द फ्यूल फॉर इनोवेशन। और अगर हम यूज़र रिसर्च की बात करें तो हमने ये भी बात की थी कैसे यूज़र रिसर्च हमें अपने उपयोगकर्ताओं से सहानुभूति रखने में भी मदद करता है। सो ड्राइविंग डिज़ाइन डिसीजन विथ रियल वर्ल्ड इंसाइट, चूँकि एक तरह से रियल वर्ल्ड जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, तो एक तरह से रियल वर्ल्ड इंसाइट देता है हमें अलग अलग की डिसीजन को लेने में। किस तरह के अलग अलग यूज़र हैं आपके पास, किस तरह की उनकी ज़रूरतें हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें यूज़र रिसर्च के माध्यम से पता चलती हैं। तो इसका जो फ़ायदा है वह एक्यूरेट यूज़र इंसाइट निकालने में होता है, जिससे कि आप अपने उपयोगकर्ता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी ताकतें क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वह किस चीज़ों को किस तरीके से करने में असमर्थ हैं, वगैरह वगैरह। इम्प्रूव डिज़ाइन डिसीजन हमें लेने में मदद करता है। जैसे कभी कभी आपके पास ढेर सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो एक तरह से सही डिसीजन आपके उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आप ले सकते हैं। तो यू कैन मेक इन्फॉर्म चॉइस ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज। और उसके बाद पुनरावृत्ति के माध्यम से आप उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो एबिलिटी टू रिफाइन डिज़ाइन बेस्ड ऑन द रियल फीडबैक, क्योंकि एक होता है सिमुलेशन, या एक होता है कि आप अपने, जैसे हम पिछले सप्ताह में धारणाओं की बात कर रहे थे, एजम्पशन की बात कर रहे थे, उसके बेसिस पे आप अपने यूज़र के ज़रूरतों को समझते हैं, लेकिन वो ज़रूरतें, जो धारणाएं अगर गलत हैं तो दिक्कत होगी। तो इस वजह से उसको वैलिडेट करने की जो कोशिश हमें करनी चाहिए। तो रियल फीडबैक के माध्यम से हम उन जो धारणाएं हैं उनको वैलिडेट कर पाते हैं कि हाँ, हमारी धारणाएं सही थी, हमारी धारणाएं गलत थी। सही है तो मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, और गलत है तो उसको सही करने की ज़रूरत है, पुनरावृत्त करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने बोला था, रीडिफाइन योर असम्पशन। तो स्टेक होल्डर बाई इन, तो डेटा ड्रिवन जस्टिफिकेशन फॉर राइट डिज़ाइन डिसीजन। तो एक तरह से आपने अलग अलग जो आपके स्टेक होल्डर हैं उनसे उनका डेटा लिया, उनसे जानकारी ली, तो वो एक तरह से आपको मदद करता है डेटा ड्रिवन, उस डेटा के आधार पे आपने जो भी आपने फैसले लिए हैं डिज़ाइन में या डेवलपमेंट में, वो जस्टिफाई करते हैं। तो व्हाट इज़ डेटा रिक्वायरमेंट? तो एक तरह से आइडेंटिफाइंग what information is necessary to inform decision and it focus on user needs, task, interaction, context। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि data is in SCI is about understanding people, who they are, कौन है वो, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो अलग अलग कह सकते हैं कि डेटा की ज़रूरत पड़ती है, आपको यूज़र डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे डेमोग्राफिक और प्रेफरेंसेस हम एक तरह से लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, एन ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजन कलेक्ट यूज़र डेटा इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, कहाँ पे रहते हैं, उनकी उम्र क्या है, उनके बारे में और भी डिटेल्स, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, कि उन्होंने पास्ट में क्या चीज़ें सर्च की हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हो सकती, किस ब्रांड की चीज़ें वो ख़रीदते हैं, उनकी सर्च हिस्ट्री। तो एक तरह से ये जो पर्सनलाइज्ड डेटा होता है, बहुत ही ज़रूरी डेटा होता है ई कॉमर्स जैसी कंपनियों के लिए, उनके उपयोगकर्ताओं को समझने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे दिल्ली जैसे शहर में इस तरह की प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरतें हैं, ग्रामीण इलाकों में इस तरह की प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरतें हैं, जो स्टूडेंट हैं इस तरह के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं, जो वर्किंग क्लास है वो इस तरह के लोग को ज़्यादा खरीदते हैं। तो अलग अलग एक तरह से ये जो प्रेफरेंस होता है, उनको एक अच्छा डिसीजन लेने में इंसाइट उनको मिलता है, और उसके माध्यम से वो एक अच्छे सेवा को प्रदान करते हैं और अच्छे प्रॉफिट को बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को यूज़र डेटा को लेते हुए। टास्क डेटा, ये ज़्यादातर एक तरह से हम टास्क की जटिलता और कितना फ्रिक्वेंटली
अलग अलग टास्क को यूज़ करते हैं उसके बारे में एक इंसाइट देता है। तो अब जैसे बैंकिंग ऐप कलेक्ट डेटा ऑन टास्क लाइक ट्रांसफरिंग फंड्स, चेकिंग बैलेंस, पेइंग बिल्स। तो एक तरह से जो जो अलग तरीके का जो टास्क वो कर रहा है, कुछ सरल है, कुछ आसान है, कुछ जटिल है, तो इट एनालाइजेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच टास्क। जैसे इन कार्य को करने के लिए कितने आसानी से वो कर पा रहा है, कितनी बार और कितनी जल्दी जल्दी कर पा रहा है। तो जैसे हम बैलेंस चेक करने की बात करें तो शायद वो कम बार करे, लेकिन बार बार यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना वो थोड़ा फ्रिक्वेंटली होता है कि दिन में आप चाय पीने गए, आप कुछ सामान खरीदने गए, तो बार बार यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी सबकी अलग है, उसी तरीके से उसकी विजिबिलिटी अलग होनी चाहिए, उसका प्लेसमेंट अलग होना चाहिए, उसको सरलता से और कितने आप करने दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरीके से इंटरफेस एंड रिड्यूसेस यूज़र एफर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाना है और उसके अनुभव को बढ़ाने के लिए हमें उसको कम से कम एफर्ट डालने की ज़रूरत है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो। तो और कॉन्टेक्चुअल डेटा की ज़रूरत है, क्योंकि यह इस पे भी निर्भर करता है कि किस इन्वायरमेंट में आप डेटा किस इन्वायरमेंट में आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे अ फिटनेस ट्रैकिंग ऐप लाइक फिटबिट कलेक्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा ऑन वेदर द यूज़र इज़ इंडोर और आउटडोर, क्योंकि इंडोर और आउटडोर के माध्यम से भी आप काफ़ी जानकारी ले सकते हैं कि वह ऐप कैसे कार्य करेगा। जैसे दियर लोकेशन, टाइम ऑफ डे, दिस इंफॉर्मेशन हेल्प सजेस्ट एक्सरसाइज, ट्रैक आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। सिस्टम डेटा जो कि एक तरह से मेट्रिक होता है मेनली सिस्टम के लिए कि कैसे आपका सिस्टम काम कर रहा है, कितनी बार वो क्रैश हुआ, कितने अच्छे से कार्य कर रहा है वगैरह वगैरह। तो जैसे कितना तेज़ी से काम कर रहा है वगैरह। तो जैसे आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स लाइक जूम मॉनिटर्स सिस्टम डेटा इंक्लूडिंग जैसे कॉल क्वालिटी है, बातचीत करते समय कितनी बार कॉल ड्रॉप हुई, या आप सिग्नल कमज़ोर हुआ कि आप अगले व्यक्ति की बात नहीं सुन पा रहे हैं, कनेक्शन स्टेबिलिटी हुआ, एरर ऑकरेंस हुआ। It helps identify bugs, optimize platform for different internet speeds, improve overall system and reliability, क्योंकि जब तक आप रिलायबल सिस्टम नहीं बनाएंगे, जो आपका उपयोग करता है वो आपके सिस्टम को यूज़ नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी डेटा की बात करते हैं तो इसमें एक नीड फाइंडिंग, जिसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बारे में बात कर रहे थे, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, जो कि हमें मदद करता है अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग नीड्स, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या जैसे अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस तरह का, तो उसको यूज़ करने में उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है ऑफ यूज़र फॉर क्रूशियल गैदरिंग रेलिवेंट डेटा। तो इसका पर्पज़ एक तरह से देखिए यही है, आइडेंटिफाई व्हाट डेटा इज़ नीडेड बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चंस एंड द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। तो फोकस एरिया हमारा जो यहाँ पे है यूज़र बिहेवियर है, गोल है, पेन पॉइंट है एंड द प्रेफरेंसेस है, और रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट लाइक टाइम, बजट एंड एक्सेसिबिलिटी। एक तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे डेटा जो है एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है किसी भी मानव केंद्रित सिस्टम बनाने के लिए, ह्यूमन सेंटर्ड सिस्टम बनाने के लिए। और एग्जांपल के तौर पे आप फिटनेस ऐप देख सकते हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके के डेटा की ज़रूरत हो सकती है। जैसे ये यूज़र एक्टिविटी लेवल, किस तरह का एक्सरसाइज कर रहा है या क्या कर रहा है, हेल्थ मैट्रिक जैसे कितने स्टेप चला, उसकी हार्ट रेट क्या थी, उसका मोटिवेशन एक्सरसाइज के लिए क्या है। तो अलग अलग एक तरह से डेटा जो हमें मिलता है वो उसने क्या लक्ष्य बनाया हुआ है अपने फिटनेस ऐप के थ्रू वगैरह वगैरह। उसी तरीके से मोबाइल हेल्थ ऐप में जैसे आप देख सकते हैं, नीड फाइंडिंग वुड इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक हेल्थ चैलेंजेस यूज़र फेस लाइक ट्रैकिंग एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस। सो दिस गाइड द डेटा रिक्वायरमेंट सच एज द नीड फॉर द हेल्थ मैट्रिक, क्योंकि एक तरह से अगर मोबाइल हेल्थ बना रहे हैं तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरतमंद डेटा होंगी उसको आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पे आप जो आपके उपयोगकर्ता है उसको बता पाएँ कि देखिए आप इस तरीके से कर रहे हैं, आपका हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका प्रॉब्ली जो डाइट है वो इस तरीके से नहीं है। अलग अलग जो एक तरह से एक्टिविटी लॉग्स हैं और फीडबैक के माध्यम से आप जो ऐप की अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो टूल्स एक तरह से आप देख सकते हैं, यूज़र इंटरव्यूज, सर्वे फॉर क्वालिटेटिव डेटा, गूगल एनालिटिक्स, ऐप यूजेस डेटा फॉर बिहेवियरल डेटा, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास इतना ढेर सारा डेटा होता है
जो कि उनको एक अलग अलग विविध प्रकार के जो आपके उपयोगकर्ता हैं उनके बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है, जानना आसान होता है, उनकी ज़रूरतों को जानना आसान होता है, उनके दिक्कतों को जानना आसान होता है। तो एक तरह से जो मैसिव अमाउंट ऑफ यूजर जनरेटेड डेटा अवेलेबल फ्रॉम द सिस्टम एंड डिवाइस, वो उनको मदद करता है कि किस तरह का सिस्टम, किस तरह के इन्वायरमेंट में, किस तरह के यूज़र के लिए उपयुक्त है, उस तरीके से आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लगा सकते हैं और इन सब इंसाइट के माध्यम से एक अच्छे सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। तो एक तरह से इसका जो बिग डेटा है एसईआई में कह सकते हैं पर्सनलाइजेशन में आपकी मददगार साबित होती है। जैसे आप अलग अलग यूज़रों के डेटा के माध्यम से आप सोच सकते हैं कि अगर किसी आपकी प्रेफरेंसेस ये हैं, आपकी पसंद ये हैं, तो आपके पसंद के मुताबिक आपको इस तरह का कंटेंट रिकमेंड किया जा सकता है। तो इस अंडरस्टैंड यूज़र बिहेवियर एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज कंटेंट, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो आइटम हो, चाहे वो अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हो। पैटर्न रिकॉग्निशन के माध्यम से जो ढेर सारा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है वो आपको मददगार साबित होता है कि अब का ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड भी समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे बात करें, इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल ढेर सारे लोग अलग अलग ड्रेस के साथ या अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अलग अलग फैशन फॉलो कर रहे हैं। तो क्या उस ट्रेंड के मुताबिक वो जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो उनकी ई कॉमर्स कंपनी है या और भी कंपनी है उनको इस तरह का डेटा बेच करके अलग अलग इंसाइट उनको दे सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह डेटा बेचती भी हैं अलग अलग इस तरह की कंपनियों को, जैसे चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे अमेजन हो। जो भी यूज़र लेवल पे उनके पास डेटा होते हैं वो उसका यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने सेवा को बनाने की कोशिश करते हैं और बाकी कंपनियों को भी इस तरह का डेटा बेचती हैं और उसका फ़ायदा लेती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन के माध्यम से जो अलग अलग ट्रेंड है उनका पता करके उसी हिसाब से आप डिज़ाइन डिसीजन ले सकते हैं। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो यूज़ बिग डेटा टू सपोर्ट रियल टाइम डिसीजन एंड अडॉप्ट इंटरफेसेस डायनेमिकली बेस्ड ऑन द लाइव यूज़र इनपुट। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल सर्च में ऑटो कंप्लीट का सजेशन है, डिस्प्ले है, सर्च है, वह ट्रेंडिंग क्वेरीज के हिसाब से रियल टाइम सर्च डेटा को अपडेट करता है और आपको सही प्रश्न पूछने में मदद करता है। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमने बताया कि इसमें बायस का आपको ध्यान देना है कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया कहीं वो बायस तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने बायस तरीके से डेटा कलेक्ट किया है तो जैसे ही आपके पास जो रियल सेटिंग्स में इन्वायरमेंट में दूसरे तरीके का डेटा या यूज़र मिलेगा वो तुरंत फेल हो जाएगा या उसको गलत तरीके का सजेशंस या सर्विसेज सजेस्ट करेगा। तो बायस इन डेटा नहीं होना चाहिए। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि फेयर हो और ट्रीट ऑल द यूज़र इक्विटेबली, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। सो इट क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ डेटा इज़ कलेक्टेड, यूज एंड प्रोसेस। तो उन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि एक तरह से ये पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, अमेजन ने एक रिक्रूटमेंट टूल बनाया था जिसमें आप देख सकते हैं कि बाद में ये पाया गया कि वह जो महिलाएं होती हैं उनके प्रति पक्षपातपूर्ण डिसीजन लेती हैं, क्योंकि उनका डेटा ही ऐसा था। इस वजह से उनका जो मॉडल था वह महिलाओं के प्रति पक्षपात दिखा रहा था। तो अमेजन स्क्रैप सीक्रेट एआई रिक्रूटिंग टूल दैट शोज बायस अगेंस्ट वुमेन। तो अच्छी बात है कि कम से कम पता चलने के बाद उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया और कंटिन्यू नहीं किया। तो टूल फॉर फेयरनेस, कैसे हम अलग अलग फेयर तरीके से, सही तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम कंडक्शन के लिए आप देख सकते हैं कैरॉन पे माध्यम से आप एक ऑनलाइन फेयर एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं विथ प्रॉक्टरिंग, जहाँ पे एआई और ह्यूमन के माध्यम से आप एक फेयर एग्ज़ाम कर सकते हैं। रियल टाइम डेटा गैदरिंग, जैसे अलग अलग डेटा जो रियल टाइम पे आप कलेक्ट करते हैं टू सपोर्ट डायनेमिक एंड इमीडिएट डिसीजन मेकिंग। तो ये रियल टाइम डेटा हमें काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ये हमें पर्सनलाइजेशन में मदद करता है और मॉनिटरिंग में मदद करता है, जैसे डायनेमिकली एडजस्टिंग इंटरफेसेस और कंटेंट बेस्ड ऑन द यूज़र एक्शन। तो जिस तरीके से आप जैसे हम स्मार्ट यूआई की बात करें तो जैसे अलग अलग, जैसे आप
सिस्टम के साथ प्ले कर रहे हैं, सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अनुभव के हिसाब से आपके एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए वो ऑटोमेटिकली एक तरह से इंटरफेसेस को एडजस्ट करता है। तो कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग यूज़र बिहेवियर टू इम्प्रूव इंटरेक्शन इन रियल टाइम, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे ऊबर जो एक कार टैक्सी बेस्ड कंपनी है, तो आप देखते हैं कि ऊबर यूजेस रियल टाइम डेटा टू मैच राइडर्स एंड ड्राइवर क्विकली, क्योंकि अलग अलग जो ड्राइवर्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पे हैं, उसी तरीके से अलग अलग पैसेंजर अलग अलग लोकेशन पे हैं, तो इनको ऑप्टिमाइज़ तरीके से जो ड्राइवर है और जो पैसेंजर उनको कनेक्ट करना है, जिससे ड्राइवर को भी कम चलना पड़े और जो पैसेंजर है उसको भी कम वेट करना पड़े। उसी तरीके से वेरियबल डिवाइसेज एंड ऐप लाइक फिटबिट, हेल्थ ऐप कंटिन्यूसली ट्रैक यूजर्स पर फिजिकल एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्लीप पैटर्न, और उसके भी हिसाब से बताता है कि हाँ आपके शरीर के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, या आप अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं रात में, जबकि आप सोने के टाइम आपको ढंग से पता नहीं चलता है। हार्ट रेट वगैरह वगैरह जो आप शायद नॉर्मली ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, इन वेरिएबल डिवाइसेस के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भाई सब कुछ नॉर्मल है या कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। सिस्टम्स लाइक अर्ली वार्निंग नेटवर्क फॉर नेचुरल डिज़ास्टर, आज के टाइम पे जो रियल टाइम ह्यूज बिग डेटा है उसके माध्यम से अब हम पता कर पाते हैं कि कहीं कोई ह्यूरिकेन तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई सुनामी तो नहीं आ रहा है, और हम अच्छे और सही समय से लोगों के जीवन को बचा पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पहले लोगों से पूछेंगे, हज़ारों लोग ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, एक्सीडेंट में चले जाते थे, जब इस तरह का जो नेचुरल कैलेमिटी हमें समय से नहीं पता चलता था। जबकि अब अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन, इन सबको हम एक तरह से जो रियल टाइम डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं चारों तरफ से, उसके माध्यम से हम कुछ हद तक पता कर पा रहे हैं कि ये होने वाला है। अभी हम पूर्ण 100% तरीके से इसको नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पहले की स्थिति से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर तरीके से हम पता लगा पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं। जैसे मौसम विभाग अनुमान लगाता है कल बारिश होगी, परसों धूप रहेगा, नरसों इतने डिग्री टेम्परेचर रहेगा, वगैरह वगैरह। फील्ड्स स्टडी इन SCI इज ऑब्जर्विंग, क्योंकि देखिए एक होता है कि आप प्रोटोटाइप के माध्यम से अलग अलग तरीके से माध्यम से अपनी धारणाओं के माध्यम से आप कोई चीज़ बनाते हैं, लेकिन आप अपने रियल यूज़र को, उपयोगकर्ता को सही तरीके से तभी जान सकते हैं जब उसके नेचुरल सेटिंग में आप उनको बोलें कि आप इसको यूज़ करिए। तो ऑब्जर्विंग यूज़र्स इन दियर नेचुरल इन्वायरमेंट गैदर रियल वर्ल्ड इनसाइट, तो एक तरह से वो आपको अपने उपयोगकर्ताओं के बारे में और भी अच्छे से जानकारी देगा, जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने सिस्टम को बना सकते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फेस रिकॉग्निशन बेस्ड कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग सेटिंग कोशिश करनी पड़ेगी कि फेस रिकॉग्निशन ऐसा नहीं कि हमेशा दिन में ही काम करेगा, वहाँ पे रात भी हो सकती है, अंधेरा भी हो सकता है, लाइट कम हो सकती है। CCTV की बात करें तो CCTV के लगाने का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि आप कैप्चर करें कि भाई क्या क्या एक्टिविटी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा तो है नहीं कि CCTV हमेशा दिन में चलेगा, वो रात में भी चल सकता है, और कोहरे की या फॉग इन सब सिचुएशन में भी हो सकता है। तो कितने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो रियल नेचुरल सेटिंग में, रियल वर्ल्ड में अगर आप अपने यूज़र को अपने सिस्टम को प्रयोग करने देंगे तो आपको और भी अच्छी इंसाइट मिलेगी अपने यूज़र के बारे में। तो ये रियल वर्ल्ड डेटा जो है काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इसके फ़ायदे देखिए ये हैं, प्रोवाइड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र कॉन्टेक्स्ट एंड बिहेवियर, इट आइडेंटिफाइज चैलेंजेस दैट मे नॉट इमर्ज इन लैब सेटिंग। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें लैब सेटिंग में नहीं आती हैं। जैसे लैब सेटिंग में हम बोलते हैं कि ठीक है आपको इसको ऐसे ऐसे यूज़ करना है, तो आप ऐसे 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 यूज़ करते हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में अगर हम कोई एजुकेशन लैब बना रहे हैं तो क्लास में अगर हम उनको बोलते हैं कि आप पढ़िए या टीचर के सामने पढ़िए, तो बड़े अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम जैसे उनको रियल सेटिंग बोले कि ठीक घर जाके आपको पढ़ना है, तो जैसे ही आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, फिर लगता है कि अरे ये मूवी आई, इसको देख लेते हैं, अरे इधर से फ़ोन आ गया, इसको देख लेते हैं, अरे इधर से मैसेज आ रहा है, इसको देख लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो फिर आप उन सब चीज़ों को कैसे
इफ़ेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एग्जांपल के तौर पे एप्पल कंडक्ट्स फील्ड स्टडी टू टेस्ट द यूजेबिलिटी ऑफ न्यू आईफोन फीचर्स इन एवरीडे सेटिंग्स। बड़े अच्छे तरीके से वो करता है, और यही वजह है कि आज आईफोन वन ऑफ द प्रीमियर मोबाइल फ़ोन्स होता है, जो कि काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं और उसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए रेडी होते हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब भी हम ढेर सारे डेटा को हैंडल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, तो हमें उसमें विविधता का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो डाइवर्स नहीं होगा तो वो हमारे हर तरह के जो विविध प्रकार के उपयोगकर्ता हैं और उनकी ज़रूरतें हैं उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डाइवर्सिटी का हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ये इंश्योर करता है डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, विविध प्रकार के रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलग अलग तरह के जो यूज़र हैं, एंड अवॉइड बायस्ड और नैरो सेटिंग। क्योंकि अगर वो केवल एक ही तरीके के यूज़र्स उपयोगकर्ताओं को अध्ययन किया है, उनसे इंसाइट लिया है, उनके बारे में जाना, उनकी ज़रूरतों को जाना है, तो जैसे वो दूसरे प्रकार के उपभोक्ताओं के पास जाएगा, दूसरे प्रकार के उपयोगकर्ताओं के पास जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे हम उन चीज़ों को अपने सिस्टम में समावेश करते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। तो ये जब तक आप विविधता नहीं लाएंगे अपने डेटा में, उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। तो इसकी महत्ता एक तरह से देख सकते हैं, अकाउंट फॉर डिफरेंट यूज़र डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल इंश्योर दियर सर्च algorithms are tested across a wide range of culture, demographic backgrounds। तो एक तरह से जो विविध प्रकार के, विविध अलग अलग जगहों के, अलग अलग पढ़ाई के लेवल के, पढ़े लिखे लोग, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग, बच्चे लोग, वर्किंग लोग, कैसे हर तरह की लोगों को मेल फीमेल, अफ्रीका के लोग, एशिया के लोग, अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग। तो डाइवर्सिटी मैट्रिक इन सर्वे एंड द डेटा एनालिटिक्स टूल्स, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए, एक तरह से हमने डेटा के बारे में काफ़ी बात कर ली। अब इसको इकट्ठा कैसे करना है, क्योंकि ये डेटा तो है, इसकी ज़रूरत क्यों है, कैसे इस तरह से यूज़ होता है। तो चलिए उसको इकट्ठा करने के लिए बारे में सोचते हैं। तो डेटा गैदरिंग के लिए, कलेक्शन के लिए, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम यूज़र थ्रू वेरियस मेथड टू गेन इंसाइट इनटू देयर नीड्स, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। तो वो डेटा मेथड क्या हो सकता है? वो क्वांटिटेटिव हो सकता है, वो क्वालिटेटिव हो सकता है। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो आप इंटरव्यू करते हैं, फोकस ग्रुप करते हैं, जो मानववादी स्टडी होते हैं, एथनोग्राफिक स्टडी कर सकते हैं, फील्ड स्टडी करते हैं, जहाँ पे जो नेचुरल सेटिंग है, दियर नेचुरल सेटिंग है, उसमें जो उपयोगकर्ता कैसे यूज़ कर रहा है वो आप ऑब्ज़र्व करते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके के क्वालिटेटिव डेटा आप कलेक्ट करते हैं और उसको आप स्टडी करके अलग अलग इंसाइट निकालते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव डेटा में एक तरह से आप सर्वे करते हैं, यूज़र मैट्रिक करते हैं, एनालिटिक्स करते हैं, यूज़र लॉग से वगैरह इकट्ठा करते हैं। तो एक तरह से जिसको आप सांख्यिकी के माध्यम से एक तरह से कुछ डेटा आप निकाल सकते हैं, उससे इंसाइट निकाल सकते हैं। तो वो एक तरह से क्वांटिटेटिव डेटा हो गए। क्वालिटेटिव इट्स मोर सब्जेक्टिव डेटा, जहाँ पे आपको उसको पढ़ के, समझ के, अपने विचार को लगाने के बाद आप उस पर कोई डिसीजन लेते हैं, कोई इंसाइट निकालते हैं। तो अलग अलग टूल्स हैं इसको करने के लिए, जैसे सर्वे मंकी है, गूगल फॉर्म है। तो उस तरीके से आप सर्वे कर सकते हैं। और यूज़र टेस्टिंग, लुकबैक आईओ, रिमोट यूज़र टेस्टिंग वगैरह अलग अलग तरीके हैं। जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात है, स्पॉटिफाई बेसिकली क्या करता है, इट यूजेस क्राउड सोर्सिंग डेटा टू रिफाइन म्यूजिक रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन यूज़र इंटरेक्शन। उसी तरीके से मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है वो ट्रैक करता है, जैसे सर्वर रिस्पॉन्स, कितने देर में आपने यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट की तो आप कितने देर में बता पा रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन एरर तो नहीं हो रही है, क्रैश तो नहीं हो रहा है। सो दिस डेटा हेल्प द ऐप डेवलपर आइडेंटिफाई एंड फिक्स बॉटलनेक एंड इंश्योर अ सीमलेस एंड सिक्योर यूज़र एक्सपीरियंस। तो अलग अलग इन तकनीक के माध्यम से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमने जब डेटा की बात कर रहे थे तो हम ऑफन बिग डेटा, बड़े लेवल पे, उच्च स्तर पे ढेर सारे डेटा की बात करते हैं। तो यह संभव नहीं हो पाता है केवल एक व्यक्ति के लिए डेटा कलेक्ट करना। तो उस केस में हमें ग्लोबल लेवल पर, ढेर सारे बड़े लेवल पर लोगों से
लोगों की मदद लेनी पड़ती है। तो क्राउड सोर्सिंग उसका एक माध्यम है। गैदरिंग डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफन ऑनलाइन टू गेन इनसाइट फ्रॉम अ डाइवर्स यूज़र बेस। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम इंडिया में कोई ऐप बना रहे हैं जो कि बाद में पूरे विश्व के लोगों के द्वारा यूज़ किया जाएगा, तो अब हम हमारे लिए आसान नहीं है कि हम भारत के बाहर जाके, इवन भारत के अलग अलग पार्ट्स में जाके इकट्ठा करें। तो क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से आप घर बैठे बैठे उस तरह के रिप्रेजेंट डाइवर्स लोगों से भी उनका राय ले सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। उसी तरीके से अमेजन मैकेनिकल टर्क है, ह्यूमन प्रोटोकॉल है, जो कि गैदर फीडबैक ऑन मल्टीपल इंटरफेस डिज़ाइन। तो इसका फ़ायदा हमें स्केलेबिलिटी में मिलता है, डाइवर्सिटी मिलता है, और हम अपने उत्पाद को, सेवा को कुछ सीमित लोगों तक न सीमित रख के अब हम ढेर सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं अगर हम क्राउड सोर्स के माध्यम से डाइवर्स डेटा को इकट्ठा करते हैं। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे विकिपीडिया इज़ द लार्जेस्ट क्राउड सोर्स इंसाइक्लोपीडिया वेयर वॉलंटियर्स कंट्रीब्यूट एंड एडिट आर्टिकल्स। हर तरह के वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गूगल मैप रिलाइज ऑन यूज़र कंट्रीब्यूटेड रिव्यूज़, फोटोज़, लोकेशन डेटा टू प्रोवाइड एक्यूरेट लोकल बिजनेस इन्फॉर्मेशन। उसी तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप देखते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग हज़ारों लाखों करोड़ लोग खरीदते हैं, उनमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ लोग उस पर अपना रिव्यूज़ भी देते हैं। तो उसके माध्यम से आप देखते हैं जब किसी प्रोडक्ट पे, जैसे इस प्रोडक्ट का जो रेटिंग है 4.7 है, इसका 3.2 है, इतने हज़ार लोगों ने या इतने 100 लोगों ने अपना विचार रखा है। तो एक तरह से इन्फॉर्म डिसीजन हमें लेने में मदद करता है कि हमें इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इसकी इतनी वैल्यू देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अमेजन मैकेनिकल टर्क, ह्यूमन प्रोटोकॉल, ऑर्डिनो जो कि स्पीच एनोटेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, क्राउड फ्लावर है, क्राउड सोर्सिंग टास्क के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम क्राउड सोर्स के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं तो कभी कभी हमें अलग अलग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको लेबल या एनोटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वह हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्वालिटी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो इंश्योर हाई क्वालिटी, रिलायबल एंड एक्यूरेट लेबल डेटा फॉर ट्रेनिंग एआई एंड मशीन लर्निंग मॉडल। क्योंकि ख़ासतौर पे एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए एक अनोटेटेड डेटा की ज़रूरत होती है, जो कि हमें मॉडल्स को ट्रेन करने में मददगार साबित होती है। अगर वो डेटा अच्छे से या सही तरीके से लेबल नहीं है तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो गलत चीज़ें सीख लेगा और गलत तरीके से ही कार्य करेगा। तो एआई और मशीन लर्निंग मॉडल के बारे में बोला जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कूड़ा कबाड़ा देंगे तो कूड़ा कबाड़ा ही निकलेगा, तो उसका डिसीजन भी उसी तरीके से गलत होगा। तो इसी वजह से हमें क्वालिटी कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, और जिससे कि जो एरर और बायस होता है वो कम हो सकता है, एंड प्रेडिक्शन एंड पुअर एक्सपीरियंस। सो अगर ये चीज़ों को आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती से गलत प्रेडिक्शन करेगा और यूज़र एक्सपीरियंस भी उसी हिसाब से ख़राब होगा। तो इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस एंड जनरलाइबिलिटी ऑफ द डेटा ड्रिवन सिस्टम एंड क्रूशियल फॉर यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन। तो अब हम इंश्योर कैसे करेंगे कि डेटा की क्वालिटी सही है, क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे करेंगे, तो उसके भी कई तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको गोल्ड स्टैंडर्ड डेटा बनाना होता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड डेटा एक छोटा सा सबसेट होता है जो कि पहले से लेबल या नोटेटेड होता है, और वहाँ पे हाई क्वालिटी का बहुत ध्यान दिया जाता है। उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से उसमें लेबल या नोटेशन की जाती है, और कंपेयर न्यू लेबल अगेंस्ट द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेसी। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड हमने बना लिया, तब हम इस डेटा के लिए जो भी हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं अपने मॉडल के थ्रू करेंगे, देखेंगे कि मॉडल ने उसका आउटपुट क्या दिया, और जब हमने गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया था, बेंचमार्क बनाना था, तो एक्चुअल लेबल क्या था। अगर वो दोनों मैच करते हैं तो ये एक तरह से दर्शित करता है कि आपके ने जो एआई मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है वो सही काम कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो वहाँ पे उसको सही करने की ज़रूरत है, वो गलत है। तो और ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि अगर हम किसी एक व्यक्ति को हम बोल देंगे कि आपको लेबल करना है तो वहाँ पे उससे गलती हो सकती है। तो एक तरह से ऊपर के लेवल पे, उच्च स्तर के लेवल पे अगर हमें पता करना है कि ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, तो हम काफ़ी टाइम पे सेम सैंपल को, सेम डेटा को एक से ज़्यादा लोगों को देते हैं लेबल या एनोटेशन के लिए, और उनके मध्य हम फिर इंटर एनोटेशन एग्रीमेंट निकालते हैं। ये इंटर एनोटेशन एग्रीमेंट के माध्यम से हम दिखाते हैं कि अगर हम
ये जो डेटा था, ये सैंपल था, अगर हमने पर्सन ए को दिया तो उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, पर्सन बी को दिया तो उसने क्या रिस्पॉन्स दिया। अगर दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी है तो इट मीन्स जो लेबल किया गया है डेटा वो सही है। अगर उनके बीच में कंसिस्टेंसी नहीं है, ज़्यादातर केसेस में अनकंसिस्टेंसी है, तो मतलब कोई तो दिक्कत है। दोनों में से कोई या दोनों जो अनोटेटर है या लेवलर है वो अच्छे से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं या टास्क क्लियर नहीं है, कुछ उस तरह से हमें डेटा में दिक्कतों का पता चलेगा, जिससे कि हम एआई मॉडल बनाने से पहले इस डेटा और लेबल को फिक्स करेंगे। और हम क्या करते हैं, रिडंडेंसी और कंसेंसस डाल देते हैं। कभी कई ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति को उसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम जैसे नॉर्मल टाइम अपने रियल लाइफ में करते हैं, हम देखते हैं कि मेजॉरिटी लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे कौन बढ़ेगा करोड़पति में आपने देखा होगा कि कभी कभी कई प्रश्न के उत्तर जो बंदा उत्तर दे रहा है उसको नहीं आ रहा है, तो मेजॉरिटी जो ऑडियंस है उनसे पूछता है कि आप लोगों का क्या मत है इस बारे में। जिस उत्तर को ज़्यादातर लोग सेलेक्ट करते हैं उसको सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप तो सेम चीज़ टेक्निक हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हमने जैसे क्या किया कि सेम सैंपल हमने 3 लोगों को दे दिया और उनको बोला कि इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर ज़्यादातर लोगों ने, फॉर एग्जांपल 3 ने या 2 ने एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को सेलेक्ट किया या लेबल किया, तो हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर ये होना चाहिए या ये एक सही लेबल है। तो यूज़ मेजॉरिटी वेटिंग और वेटेड कंसेंसस टू डिटरमिन द फाइनल लेवल ऑफ इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी। एक्टिव लर्निंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि मशीन लर्निंग के माध्यम से आप कुछ अनसर्टेन या डिफ़िकल्ट केसेस हैं उसको पहले से पता कर सकते हैं और उस पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देकर उसको सही तरीके से लेबल कर सकते हैं, एनोटेशन कर सकते हैं। सो दिस prioritize these cases for manual review to ensure they are correctly labeled। और रेगुलर क्वालिटी ऑडिट की बहुत ज़रूरत है। पीरियोडिकली सैम्पल लेबल डेटा टू चेक फॉर एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। इन रेगुलर क्वालिटी ऑडिट्स में हम रैंडमली डेटा को सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि जो अनोटेटर ने उसको क्या लेबल किया। तो ये एक तरह से प्रोवाइड फीडबैक एंड रिट्रेनिंग फॉर अनोटेटर इफ क्वालिटी फेल्स बिलो द थ्रेशोल्ड। अगर हमें लग रहा है कि अनोटेटर बार बार इस तरह की चीज़ों में गलती कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ों में गलती कर रहे हैं, तो हम उनको फिर से ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि भाई आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने अनोटेशन के दौरान। ऑटोमेटेड और क्वालिटी चेक, तो हम इस तरह से एल्गोरिथम बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एक तरह से एआई मॉडल्स बना सकते हैं जो कि हमें डिटेक्ट करेगा इनकन्सिस्टेंसी के लिए, मिसिंग लेबल के लिए या आउटलायर के लिए। तो एक तरह से मशीन लर्निंग टेक्निक्स फ्लैग पोटेंशियल एरर फॉर मैनुअल रिव्यू, जिसको आप मैनुअल तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग टूल्स हैं इसके लिए, जैसे लेबल बॉक्स है, प्रोडिगी है, सुपरवाइज.ले है, ऑर्डिनो है। अलग अलग कार्यों के लिए डेटा एनोटेशन के लिए मददगार है। जैसे ऑर्डिनो हमने बताया था, तो एक तरह से स्पीच डेटा एनोटेशन टूल है। सुपरवाइजली बेसिकली इंक्लूड्स अ रिव्यू एंड फीडबैक सिस्टम टू इंश्योर हाई क्वालिटी लेबल्स, और अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर हम देखें, तो अब अगर आपको बड़े लेवल पे, क्राउडसोर्स लेवल पे डेटा एनोटेशन करना है, तो मैंने जैसे एग्जांपल बताया था, अमेजन मैकेनिकल टर्क है, ह्यूमन प्रोटोकॉल है, गूगल्स रिकैप्चा है। ये ग्लोबल लेवल पे और एक तरह से डाइवर्स लेवल पे और कह सकते हैं क्राउडसोर्स लेवल पे डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे यहाँ पे रिकैप्चा का एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो उपयोगकर्ता होते हैं वह विलिंगली या अनविलिंगली भी डेटा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि हम आपको एक चित्र दिखाते हैं आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आप सच में ह्यूमन है, रोबोट है। आप ऑफन जो कैप्चा में इमेज होता है उसको आप टाइप करते हैं, तो एक तरह से आप भी खुद एक अनोटेशन कर रहे हैं। और उस तरीके से अगर हम देखें तो क्वालिटी डेटा लेबलिंग इज़ द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल एआई प्रोजेक्ट। व्हाट यू फीड इन इज़ व्हाट यू गेट आउट। जैसा कि हमने बोला था, गार्बेज दोगे तो गार्बेज मिलेगा, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और डेटा कलेक्शन के बाद, इवन डेटा कलेक्शन के पहले एक चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो नीति संगत है, आपने क्या उसका एथिकल अप्रूवल लिया है वगैरह वगैरह। तो एक तरह से हमें नीतिगत डेटा कलेक्ट करना चाहिए, और वह इंश्योर करता है कि आपने गोपनीयता और फेयरनेस का, पारदर्शिता का ध्यान दिया है।
इन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग यूज़र डेटा। तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से जो कमेटी होती है वो आप जिसको हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, वो एक तरह से अप्रूवल देता है या एक तरह से कमेटी अपना अप्रूवल देता है कि हाँ आपने इन सब चीज़ों का ध्यान दिया है और इसके मुताबिक आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग डेटा पूछते हैं। जैसे आप पूछते हैं कि क्या आप अपनी सहमति देते हैं इस डेटा करने के लिए, और इस तरीके से आपका डेटा यूज़ होगा वगैरह वगैरह, आपको उनको जानकारी देनी पड़ती है। और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड इंश्योर द रिसर्च फेलोज एथिकल गाइडलाइन एंड प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स। तो जैसे फेसबुक का एथिकल रिव्यू है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग एथिकल रिव्यू है जो कंडक्ट एथिकल रिव्यूज ऑफ द एक्सपर्टाइज इन इन्वॉल्विंग यूज़र डेटा। जहाँ पे यूज़र डेटा है, जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, वहाँ पे IRB की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अलग अलग रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं जो कि हमें एक तरह से इन्फोर्स करती है कि आप हमें डेटा को कैसे गोपनीय रखा जाए। तो जैसे डेटा प्राइवेसी इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एनी यूज़र सिस्टम, क्योंकि ये जो गोपनीय इंफॉर्मेशन है अलग अलग यूज़र के लिए कभी कभी ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन एक तरह से बायस डिसीजन लेने में अलग अलग कंपनियों को मददगार भी साबित होते हैं। तो जैसे अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी है, अमेज़न है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फ्लिपकार्ट है, वह जान लिया कि मैं इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ, इस तरह के प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता हूँ, कल को आपको सर्च इंजन में या जो भी आप कोई प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो वो एक दूसरे तरह के प्रोडक्ट को दिखाएगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है वगैरह वगैरह, उस तरह से डिसीजन ले सकता है। जैसे आपने किसी डायग्नोस्टिक बेस्ड कंपनी को अपना ब्लड टेस्ट के लिए दिया, एक्सरे के लिए दिया, अगर वो डेटा वह इंश्योरेंस कंपनी या किसी और को या आपके एम्प्लॉयर है उसको देने लगे तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देने से मना कर सकती है, आपसे ज़्यादा प्रीमियम ले सकती है वगैरह वगैरह। तो इसलिए डाटा जो प्राइवेसी है उसकी गोपनीयता है बहुत ज़रूरी है, और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वह अच्छे से सुरक्षित तरीके से रखा जाए। सो कंप्लायंस विद द डेटा रेगुलेशन, प्राइवेसी रेगुलेशन, तो अलग अलग तरीके से एक तरह से डेटा रेगुलेशन पॉलिसीज़ हैं। जैसे ख़ास तौर पे यूरोप में अगर हम देखें तो GDPR इन यूरोपियन यूनियन, जो कि बताता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, कैसे आपको डेटा अच्छे से रखना है, सुरक्षित रखना है, गोपनीय तरीके से रखना है। उसी तरीके से USA में आप कह सकते हैं CCPA, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, HIPAA है US में, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। उसी तरीके से बाकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया में भी अभी प्रॉब्ली इस बारे में काम चल रहा है, तो उम्मीद है कि वहाँ पे भी एक अच्छा डेटा रेगुलेशन पॉलिसी होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अंडर डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन, जिस बातों का हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो पारदर्शी होना चाहिए। क्लियरली कम्युनिकेट डेटा प्रैक्टिसेस इन सिंपल लैंग्वेज, क्लियरली आसान भाषा में, क्योंकि अगर अभी आप यूज़ करते हैं, देखते हैं जैसे आई एग्री विद द पॉलिसी टर्म्स कंडीशन, इतने बड़े से हज़ारों पेज या सैकड़ों पेजेस का छोटे छोटे फॉन्ट्स में डिटेल है, जिसके लिए आपके लिए इम्पॉसिबल होता है उसको पढ़ना समझना। तो आप थक हार के बस सिंपल हाँ या एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स टू इम्प्लीमेंट इंक्रिप्शन एंड डेटा एनोनिमाइजेशन टेक्निक्स, इन चीज़ों का ध्यान देना है कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे अगर मैं चैट कर रहा हूँ अपने मित्र से, तो वो चीज़ें मेरे उसके बीच में ही होनी चाहिए, किसी और को उसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। यूज़र कंट्रोल, तो प्रोवाइड यूज़र विथ टूल्स टू मैनेज देयर डेटा लाइक प्राइवेसी सेटिंग, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट, इस तरह की चीज़ें अगर वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि अगर वो हाँ वॉलंटरली आपके लिए कंपनी के लिए डेटा देना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वह नहीं चाहता कि उसका डेटा किसी भी तरीके से आप यूज़ करें। तो एथिकल डिज़ाइन, प्रायोरिटाइज प्राइवेसी एथिक्स एंड डिज़ाइन प्रोसेस टू बिल्ड द ट्रस्ट। तो इस वजह से इन द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन द बेस्ट डेटा इज़ द डेटा दैट इज़ कलेक्टेड एथिकली एंड यूज रिस्पॉन्सिबली। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो कभी कभी आप जितने पैसे कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है, आप बड़े तकलीफ़ में या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कुछ पिछले साल यह न्यूज़ आप देख सकते हैं, रसिया फाइन्स गूगल मोर मनी देन देयर इन द इंटायर वर्ल्ड।
तो अगर आप इन सब कंप्लायंस का अनुपालन नहीं करेंगे तो आप बड़ी दिक्कतों में फंस सकते हैं। जैसे फेसबुक फेसेस GDPR पेनल्टीज फॉर नॉट प्रोवाइडिंग क्लियर डेटा यूसेज इंफॉर्मेशन एंड लैकिंग प्रॉपर यूजर कंसेंट मैकेनिज्म लीडिंग टू अ मेजर रीडिज़ाइन ऑफ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी। उसी तरीके से अगर हम इंडिया में देखें तो जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी होती हैं तो वहाँ पे RBI का गाइडलाइन होता है कि आप यूज़र के डेटा को कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, कैसे उसको सिक्योर रखेंगे, वो सारी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे पेटीएम के ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी क्योंकि RBI ने पाया शायद ये जो आपकी उपयोगकर्ताओं के डेटा है वो अच्छी तरीके से नहीं सेव किए गए या वह बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना में है उनके साथ शेयर किया गया। तो इन सब आरोपों के ऊपर एक तरह से उन पे पेनल्टी लगाई गई और उनके कई उत्पादों को बंद भी करना पड़ेगा, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करना। सो टूल्स फॉर इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी, वन ट्रस्ट आर्क, GDPR compliance and data privacy management platforms, data anonymization tools like AirClock and ARX for use, consent management tool like CookieBat, Usano फॉर मैनेजिंग यूज़र कंटेंट। एक तरह से अलग अलग टूल्स हैं जो कि डेटा प्राइवेसी को मेंटेन करने में, इंश्योर करने में मददगार साबित होती है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो एक तरह से पहले हमें समझने की कोशिश ज़रूरत पड़ी डेटा की ज़रूरत क्यों है, किस तरह के डेटा की ज़रूरत है और उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद हमने बात की कि हमें डेटा कलेक्ट कैसे करना है, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग लोगों से, कैसे हम विविध तरीके से, डाइवर्सिटी वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। रियल सेटिंग में या रियल नेचुरल इन्वायरमेंट में हम डेटा कलेक्ट करें तो बहुत ही लाभदेमंद होता है और आपके उपयोगकर्ताओं को जानने में मदद करता है। जब एक बार डेटा इकट्ठा हो गया तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अलग अलग इंसाइट निकाल सकते हैं अपने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो डेटा एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द डेटा टू डिराइव एक्शनेबल इंसाइट। तो ये एक्शनेबल इंसाइट कैसे निकाल सकते हैं? आप पैटर्न ढूंढ सकते हैं, ट्रेंड ढूंढ सकते हैं और इंसाइट एंड अदर इंसाइट फ्रॉम कलेक्टेड डेटा। तो एक तरह से जो रॉ डेटा आपने कलेक्ट किया उससे आप एक्शनेबल डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नए फीचर डाल सकते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लॉ की जो आपके उपयोगकर्ता हैं ये इस बटन को उनको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, इस ऑप्शन को ढूंढने में दिक्कत हो रही है, इसको करने पे वहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो ये एक्शनेबल इंसाइट एक तरह से आपको मदद करती हैं कैसे आप अपने सिस्टम को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो अलग अलग अगेन इसकी टेक्निक है, जैसा कि हमने पहले बताया कि आपके पास अलग अलग तरीके के डेटा है, आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, आपके पास क्वालिटेटिव डेटा। तो उसी के हिसाब से आप उस तरह की टेक्निक यूज़ करके उनसे इंसाइट निकाल सकते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, टी टेस्ट एनोवा कर सकते हैं। डेटा विजुलाइजेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए एफिनिटी मैपिंग कर सकते हैं, थीमेटिक कोडिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू डेटा, कंटेंट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई थीम्स इन यूज़र कन्वर्सेशन एंड रिव्यूज़। इस तरीके से आप अलग अलग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा से अलग अलग तरीके के इंसाइट निकाल के अपने मानव केंद्रित सिस्टम को और अच्छा बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे गूगल सर्च में एनालाइजेज यूज़र क्वेरीज टू इम्प्रूव सर्च रिजल्ट रेलिवेंस। तो जो भी उसने प्रश्न पूछा, जिस तरह के आपने उत्तर दिए, कितना सेटिस्फाइड था, नहीं था, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से SPSS, टैबलो, ये जो सारे टूल्स हैं फॉर डिफरेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अलग अलग स्टेप्स क्या होने चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए? तो सबसे पहले तो आपको डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप अलग अलग पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लुक फॉर द ट्रेंड इन द फीडबैक। उसके बाद सिंथेसाइज फाइंडिंग करेंगे, डेवलप द थीम एंड इनसाइट। उसके बाद आप उसको प्रियोरिटाइज करेंगे, सारी चीज़ों को एक साथ तो कर नहीं सकते, तो फोकस ऑन द मोस्ट क्रिटिकल यूज़र प्रॉब्लम पहले, उसके बाद आप जो कम उपयोगी हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद ट्रांसलेट टू डिज़ाइन, सो यूज़ फाइंडिंग्स टू इन्फॉर्म डिज़ाइन सोल्यूशन, जो उसके बारे में है वो उस पर आप ध्यान देंगे। तो डेटा एनालिसिस इन SCI इज़ अबाउट टर्निंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स दैट इम्प्रूव द ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से आप डेटा एनालिसिस के माध्यम से कैसे एक्शनेबल इंसाइट निकाल सकते हैं।
तो अगर हम बात करें, जैसे हम एफिनिटी डायग्राम की बात कर रहे थे, तो इम्प्रूविंग द मोबाइल ऐप फॉर फूड डिलीवरी के लिए अगर आपको करना है तो डेटा गैदर्ड थ्रू द सर्वेज एंड यूज़र इंटरव्यूज़, किस तरह का, अगर फूड डिलीवरी से रिलेटेड अगर आपको ऐप बनाना है तो कौन कौन के लोग, कौन और किस तरह के लोग उसको यूज़ करेंगे, किस तरह के उनकी ज़रूरतें होंगी, ये सारी चीज़ें। जैसे कुछ केस में कह सकते हैं कि पेमेंट तुरंत करेंगे, कुछ लोग पेमेंट ऑन रिसीव करने पे करेंगे, कुछ लोग केवल वेजिटेरियन करेंगे, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन करेंगे, कुछ लोग फ्रिक्वेंटली करेंगे, कुछ लोग कभी कदार करेंगे। तो एक तरह से अलग अलग ये जो आपको डेटा इकट्ठा हो रहा है उनके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। एफिनिटी मैपिंग यूज टू आइडेंटिफाई पेन पॉइंट लाइक कंफ्यूजिंग नेविगेशन। पर्सोना आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो डेवलप टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बिजी प्रोफेशनल हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। और डिज़ाइन चेंजेस इम्प्लीमेंटेड टू सिंप्लीफाई द मेनू एंड इम्प्रूव सर्च फंक्शनैलिटी। तो एक तरह से इन डिज़ाइन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करके हम ओवरऑल एक तरह से इंटरफेस है, मेनू है और जो फंक्शनैलिटी है उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो अगर हम संवाद और डिस्कोर्स की बात करें तो एनालाइजिंग यूज़र कन्वर्सेशन और इंटरैक्शन विथ इंटरफेसेस टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन पैटर्न, क्योंकि हमें ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि जो आपका उपयोगकर्ता है वो किस तरीके से संवाद करता है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस में आप देख सकते हैं ये इसमें प्रैग्मेटिक्स की ज़रूरत है, इथनोग्राफी ऑफ स्पीकिंग की ज़रूरत है, जेनर एनालिसिस, कन्वर्सेशनल एनालिसिस, मल्टीमोडल डिस्कोर्स एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस और उसके हिसाब से मेडिएटेड डिस्कोर्स एनालिसिस। तो इसमें मेथड्स की बात करें तो कन्वर्सेशनल एनालिसिस, एग्जामिनिंग यूज़र डायलॉग टू इम्प्रूव वॉइस इंटरफेस एंड द चैटबॉट। और डिस्कोर्स के केस में इट्स मोर अबाउट मीनिंग, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हाउ द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन शेप यूज़र इंटरेक्शन, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे अलेक्सा एनालाइजिंग वॉइस कमांड टू इम्प्रूव नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन टूल्स लाइक स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम दैट फैसिलिटेट टीम कम्युनिकेशन थ्रू चैनल, डायरेक्ट मैसेज एंड सो ऑन। तो अलग अलग इसके टूल्स हैं, जैसे स्पीच एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर फॉर वॉइस डेटा, LIWC, जो कि बहुत ही कॉमन टेक्स्ट बेस्ड डिस्कोर्स एनालिसिस बेस्ड डेटा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो LIWC के बारे में आप यहाँ पे और भी जानकारी ले सकते हैं। तो डेटा विजुलाइजेशन इन SCI, तो डेटा विजुलाइजेशन हमें एक तरह से विजुअल इंसाइट प्रदान करता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड द इंसाइट। इसकी महत्ता देख सकते हैं आप, ये डिज़ाइनर को मदद करता है समझने में जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपने कलेक्ट किया है, उसके बेसिस पे जो भी इन्फॉर्म डिसीजन आपको लेना है वो कर सकते हैं। जैसे कल को आपने कोई चेंजेस किया आप, तो आप कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए इतने लोगों को ज़रूरत थी, इस तरह के लोग यहाँ परेशानी कर रहे थे, ये जो हमारा UI था काफ़ी इंट्यूटिव नहीं था, तो इसलिए हम इसको चेंज किए। तो गूगल एनालिटिक्स एक तरह से विजुअलाइजेज द वेबसाइट ट्रैफिक पैटर्न टू इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। तो टैबल्यू, पावर BI, गूगल डेटा स्टूडियो, एक तरह से इसके अलग अलग टूल्स हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस एंड SCI, तो अलग अलग स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस टूल्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे रिग्रेशन है, ANOVA है, T-टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे SPSS है और बाकी चीज़ें हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे R, SPSS, पाइथन फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द चेंजेस इन द न्यूज़ फीड एल्गोरिथम। तो चलिए अब हम एक केस स्टडी के बारे में और देखने की कोशिश करते हैं। तो केस स्टडी इनेबलिंग इंडिपेंडेंट लर्निंग फॉर BVI। तो अगर हम जो एक तरह से ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए। तो दे फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन एजुकेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विजुअल स्टिमुली, वो देख नहीं सकते, विच इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू परसीव, फोकस, रिटेन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। कैसे हम प्रभावशाली तरीके से उनको मदद कर सकते हैं वो देखने की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल अप्रोचेस होते हैं वो प्राइमरली जो ब्रेल होता है उस और ऑडियो बेस्ड होता है, उस पर बेस्ड होता है, और मुख्यतः वह
जो अलग डाइवर्स तरीके के लर्निंग नीड्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो इस वजह से द स्टडी सीक्स टू एक्सप्लोर द लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ BVI। हम ये जानना चाहते हैं किस तरह की उनकी लर्निंग प्रेफरेंसेस हैं जो BVI स्टूडेंट हैं, किस तरह का एक तरह से किस मोडालिटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्या मोडालिटी उनको सीखने में ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो जैसे इस केस में कंपेयरिंग ऑडियो एंड ब्रेल मोडालिटी, ऐसा उन्होंने कंपेयर करके देखा है कौन ज़्यादा यूज़फुल होता है, एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस एंड इंगेजमेंट पोटेंशियल ऑफ मल्टीमोडल अप्रोच। अगर हम मल्टीमोडल तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो उसकी कुशलता और प्रभावशीलता क्या है वो हम ठीक करेंगे। अलाउइंग यूज़र टू स्विच मोडालिटीज़ बिटवीन दियर प्रेफरेंसेस। तो एक तरह से ये हमें इनेबल करेगा कि ऐसा नहीं कि आप एक मोडालिटी से सीख रहे हैं तो वही सीखते रहें। कुछ चीज़ें आप एक मोडालिटी से ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें आप मोडालिटी चेंज करके करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सिंपल चीज़ें हैं केवल सुन के आप समझ सकते हैं, और कुछ जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है सुनने में नहीं क्लियर हो रहा है तो आप स्विच करिए ब्रेल पे और उसको पढ़िए और बताइए, उससे उसकी मीनिंग को समझिए और आगे बढ़िए। तो एक तरह से मल्टी मोडल सिस्टम एक तरह से उनकी लर्निंग प्रेफरेंसेस को सीखने में मदद करेगा और हम उनको और प्रभावशाली तरीके से सीखने में मदद कर सकते हैं। तो लिमिटेशन विद द ट्रेडिशनल अप्रोच देखिए जो है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेसिबल एजुकेशनल मटेरियल नहीं है हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड रीच ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, हम भी अभी काफ़ी पीछे हैं वहाँ पे, हैवी रिलायंस ऑन द ह्यूमन असिस्टेंट्स, अभी जो मनुष्य के ऊपर उसकी रिलायंस है, जो एक तरह से उन पर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो BVI स्टूडेंट फेस challenges with inaccessible visual content, cognitive difficulties, and the high cost and impracticality of the braille materials, making inclusive education harder to achieve। अगर इस बारे में थोड़ा सा और देखना चाहते हैं तो आपने एक मूवी आई थी श्रीकांत, जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड थी, कैसे किस तरह का दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ता है, कैसे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो साइंस और उससे रिलेटेड चीज़ों को नहीं पढ़ सकते थे पहले, उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, कैसे जस्टिफाई करना पड़ता है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अ मल्टी मोडल अप्रोच कैन ऑफर इफेक्टिव वे टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ सिंगल मोडालिटी बेस्ड एजुकेशन अप्रोच। तो कैसे हम सिंगल मोडालिटी से मल्टीपल मोडालिटी पे जा सकते हैं, ओवरऑल जो BVI बेस्ड स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन को और प्रभावशाली बनाने के लिए। सो एज प्रपोज बाय द ड्यूअल क्यूर थ्योरी, इंटीग्रेटिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल टेक्टाइल सिस्टम कैन एस्टेब्लिश मल्टीपल पाथवेज फॉर मेमोरी स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो ड्यूअल क्यूर थ्योरी के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे वो उनकी मदद कर सकते हैं। सो दिस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग सेंसरी ओवरलोड एंड फैसिलिटेट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। तो अलग अलग तरीके की डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इस पर्टिकुलर यूज़ केस की बात करें तो हमें टाइम से रिलेटेड ज़रूरत पड़ेगी, जैसे प्री टेस्ट में कितना समय लगा, लर्निंग एक्टिविटी में कितना समय लगा, और सीखने के बाद जो हमने पोस्ट टेस्ट करा है उसमें कितना समय लगा। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, अलग अलग यूनिट के माध्यम से आप उस तरह का डेटा लेंगे। आप हार्ट रेट डेटा भी कलेक्ट करना चाहते हैं ड्यूरिंग द प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड लर्निंग एक्टिविटी, अलग अलग, जैसे यहाँ पे स्मार्ट वॉच के माध्यम से इन्होंने इकट्ठा किया है तो वो देख सकते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर इन्होंने इकट्ठा किया। लर्निंग एंड रिस्पॉन्स इम्प्रूवमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ भी कि नहीं हुआ, कैसे हम डेटा के माध्यम से करेंगे। तो एक तरह से लर्निंग इम्प्रूवमेंट, तो टेस्ट स्कोर्स रिकॉर्ड एज अ मार्क, मेजर्ड इन सेकेंड फॉर कितना टाइम लगा, तो वो सारी चीज़ें हम एक तरह से अलग अलग यूनिट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधे डेटा कलेक्ट किया, चूँकि यहाँ पे यूज़र इन्वॉल्व है तो आपको IRB अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो एक तरह से आपको IRB के माध्यम से इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के माध्यम से जाना पड़ेगा। तो एन IRB एप्लीकेशन टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट, और ये इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको बताना पड़ता है कि आपका स्टडी क्या है, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च क्या है, कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन एंड द टीम मेंबर, स्टडी डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी क्या होगी, सो डिटेल्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, मेथोडोलॉजी एंड टाइमलाइन, कब से कब तक आप डेटा इकट्ठा करेंगे, कैसे करेंगे, पार्टिसिपेंट डिटेल, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, उनकी रिक्रूटमेंट मेथड क्या होगा, सैम्पल क्या साइज़ क्या होगा, कंपनसेशन है तो क्या होगा, उनका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा, उनका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा, इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब उनको बताने, उसका सहमति लेने की ज़रूरत है, कंसेंट फॉर्म एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कंसेंट फ्रॉम द
पार्टिसिपेंट। अगर पार्टिसिपेंट माइनर है तो उनके पेरेंट्स से, गार्जियन से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। रिस्क एंड बेनिफिट क्या है, पोटेंशियल रिस्क, मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज एंड बेनिफिट फॉर पार्टिसिपेंट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्टडी में पार्टिसिपेट करते समय आप अपने आप को नुकसान पहुंचा दें, पार्टिसिपेंट को नुकसान पहुंचा दें। तो वो सारी चीज़ों का भी आपको ध्यानपूर्वक देने की ज़रूरत है। तो एक तरह से डेटा मैनेजमेंट क्या होगा, डेटा कलेक्शन मेथड क्या होगा, कैसे आप स्टोर करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करोगे, कौन कौन सा एनालिसिस करोगे, आप गोपनीयता और को कैसे मेंटेन करोगे, द पार्टिसिपेंट प्राइवेसी एंड द डेटा सिक्योरिटी, एथिकल कंसिडरेशन। कहीं ऐसा तो नहीं आप अनएथिकल तरीके से कुछ उनसे पूछें, जैसे कंप्लायंस विद एथिकल गाइडलाइन एंड हैंडलिंग विद द वल्नरेबल पॉपुलेशन। कुछ लोग काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं उनको नुकसान पहुंचा दें। विड्रॉल प्रोसेस ऐसा भी होना चाहिए। कुछ लोगों ने ठीक है उस समय आपको डेटा दे दिया, बट अगर वो बाद में चाहते हैं कि वो इस पर पूरे सिस्टम में या पूरे स्टडी में वह नहीं चाहते कि उनके डेटा को यूज़ किया जाए, तो वो एक तरह से विड्रॉल प्रोसेस भी होना चाहिए। फंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो सोर्स ऑफ फंडिंग एंड एनी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट का भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है, जैसे सर्वे क्या होगा, रिक्रूटमेंट मटेरियल क्या होगा, इंटरव्यू गाइड्स क्या हो गया, एंड फाइनली सिग्नेचर एंड एश्योरेंस फ्रॉम पीआई एंड अदर रेलिवेंट इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी टू इंश्योर। ठीक है, अब आपको अप्रूवल मिल गया है, अब आप नैतिक तरीके से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और अपने कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरह से एक देखिए सिंपल IRB एप्लीकेशन है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अलग अलग तरीके से होता है, तो आप एक तरह से देख सकते हैं। तो केस स्टडी, जैसे हम जो BVI केस स्टडी कर रहे थे, अब उसमें देखिए किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इन तरह के डिवाइसेस का उन्होंने यूज़ किया है। ये एक तरह से हेडफोन सुनने के लिए है, ये जो स्मार्ट वॉच उन्होंने यूज़ किया उससे हार्ट रेट के लिए है, ब्रेल एक तरह से टाइपिंग के लिए कीबोर्ड है, और लैपटॉप है। इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग मोडालिटी उन्होंने की, कैसे उन्होंने पहले प्री टेस्ट किया, लर्निंग एक्टिविटी की, फिर पोस्ट टेस्ट किया, और कैसे उन्होंने अलग अलग ग्रुप के माध्यम से अलग अलग मोडालिटी को देखा कि उनकी लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या है, कैमरा सेट किया वगैरह वगैरह, यहाँ पे एक तरह से देखा, जो कि आपको बताना पड़ता है। और अलग अलग सेटअप में देख सकते हैं, मल्टी मोडल सेटअप में ऐसे होगा, ऑडियो मोडलिटी सेटअप में ऐसे होगा, और ब्रेल मोडलिटी सेटअप में ऐसे। इस तरह से आपने थोड़ी सी जानकारी दी। तो अब जब डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, तो अलग अलग एनालिसिस करके आप इंसाइट निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, तो ऑडियो मल्टी मोडल कंपैरिजन में, जैसे इस केस में आपने इम्प्रूव देखा कि कहीं लर्निंग इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक तरह से उन्होंने टी टेस्ट परफॉर्म किया और दिखाया कि मल्टी मोडल परफॉर्म स्लाइटली बेटर देन कंपेयर टू ऑडियो मोडालिटी। उसी तरीके से उन्होंने दूसरा कंपैरिजन किया ब्रेल और मल्टी मोडल में, तो उन्होंने देखा कि ब्रेल रिलेटिवली थोड़ा बेटर परफॉर्म किया मल्टी मोडल कंपैरिजन में, जबकि मल्टी मोडल बेटर परफॉर्म किया ऑडियो के कंपैरिजन में। तो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से तो ये है, बट अगर समय के हिसाब से देखें, तो टाइम इम्प्रूवमेंट के हिसाब से देखें, तो मल्टी मोडल में सबसे ज़्यादा टाइम इम्प्रूवमेंट था एज़ कम्पेयर टू ब्रेल, एज़ कम्पेयर टू ऑडियो। तो अगेन अलग अलग तरीके के आप टेस्ट करके, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करके आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं, आप इंसाइट निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप देख रहे हैं हार्ट रेट एनालिसिस के लिए आपने अलग अलग जो डेटा कलेक्ट किया कि प्री टेस्ट के टाइम पे कैसा था, आफ्टर प्री टेस्ट कैसा था, बिफोर लर्निंग एक्टिविटी कैसा था, आफ्टर लर्निंग एक्टिविटी कैसा था, बिफोर प्री टेस्ट कैसा था एंड आफ्टर प्री टेस्ट कैसा था। एक तरह से आपको अलग अलग जो आपके उपयोगकर्ता हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके बारे में आपको एक अलग अलग बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हार्ट रेट वेरिएशन के बारे में अगेन आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, कैसे अक्रॉस स्टेज हुआ, अक्रॉस मोडेलिटी हुआ, वो सब चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। और इन सब डेटा और इनसाइट के माध्यम से आप अपना एक ब्रेल टाइपिंग डिवाइस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आप कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो समरी एक तरह से देखें तो डेटा इज़ अ बैकबोन ऑफ यूज़र सेंटर डिज़ाइन। सो प्रॉपर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड एथिकल practices are foundational to user-centered design. Data-driven design create more intuitive and satisfying user experience. Effectively gather and analyze data to better interfaces. Balancing the need for big data, real-time data, feedback, fairness ensure equitable, transparent and efficient system design.
Diversity and ethical principles are the key to developing inclusive and trustworthy SCI system. Iterative data collection refines and product continuously. तो good data lead to good design. एडिशनल मटेरियल में हम देखेंगे डेटा गैदरिंग और एनालिसिस के ऊपर ट्यूटोरियल है, और आईआरबी के ऊपर हम एक पैनल डिस्कशन करेंगे और असाइनमेंट देंगे। फॉर फर्दर स्टडी के लिए डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस के लिए आप अलग अलग ये ढेर सारे बहुतेरे स्टडी मटेरियल हैं, आप इनसे लाभ ले सकते हैं, जैसे कि interviewing users, measuring the user experience, the UX book, understanding your user वगैरह वगैरह आप एक तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ढेर सारे बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं इन सब रिसोर्सेज में, आप इनको पढ़ के इनका अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ इस सप्ताह में मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगले सप्ताह हम पुनः प्रस्तुत होंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।